Assalamu alaikum. My name is Aisha Manzoor and I am working as a technical consultant in DataSeco. I also joined the DSNP course where we learn about data science, Python, and different things. So in this session, we cover about Python, basics of Python, and also our assignment. So what is Python? The most popular programming language. पाइथन इस वक्त पूरी दुनिया में द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़्यादा फील्ड जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में यूज़ हो रही होती है। अ, हम एक्चुअली अपनी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, बट मशीन के लिए उसको समझना मुश्किल होता है, क्योंकि मशीन बाइनरी ज़बान को ही समझता है। इसमें सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस शामिल है। लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो मशीन के लिए समझना आसान होता है, लेकिन ह्यूमन के लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम डिफरेंट तरह के निमोनिक्स यूज़ करते हैं, जिससे हम इसको थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। वह पाइथन जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अ, अब अब ये बात है कि हम कह रहे हैं पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि कंप्यूटर जो होता है, जो हमारी मशीन है, वो बाइनरी ज़बान को ही समझती है। सो पाइथन में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर को समझने के लिए दरमियान में ट्रांसलेटर लगा होता है। जैसे कि हम अगर किसी फ्रेंच पर्सन से बात कर रहे हैं या किसी पर्शियन पीपल से बात कर रहे हैं, तो उसकी बात हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है। सो हम क्या करते हैं, दरमियान में एक ट्रांसलेटर रखते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उससे समझा रहा होता है, उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें बता रहा होता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसलेटर होते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर ये क्या करते हैं, ट्रांसलेटर की हमने अभी बात किया है, तो ट्रांसलेटर के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों आ जाते हैं। अब कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके देन उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सो पाइथन एक इंटरप्रेटेड और कंपाइलर दोनों तरह की लैंग्वेज है, क्योंकि पहले दौर में क्या होता था, सॉरी, सी लैंग्वेज में हम अब भी कंपाइलर को अलग से डाउनलोड करते हैं, उसका सेटअप करते हैं, जबकि पाइथन के अंदर ऑलरेडी कंपाइलर, ऑलरेडी इंटरप्रेटर डाउनलोडेड है, पूरा उनका सेटअप ऑलरेडी हुआ हुआ है। सो पाइथन एक वर्सटाइल लैंग्वेज है, क्योंकि ये डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स बनाने में हेल्पफुल होती है, डाटा को एनालाइज करने में इस्तेमाल हो रही होती है, गेम्स बनाने में इस्तेमाल हो रही होती है, मशीन लर्निंग में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा ये बिगर फ्रेंडली है। बिगर फ्रेंडली इन द सेंस कि क्योंकि इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर इतना इजी होता है, इंग्लिश लाइक वर्डिंग होती है, तो हम किसी भी कोडर को, अगर वो अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करने लगा, तो हम उसको यही सजेस्ट करते हैं कि वो पाइथन से स्टार्ट करे। पाइथन को 1991 के अंदर गुइडो वैन रोसफ ने क्रिएट किया था। उसने एक ब्रिटिश कॉमेडी शो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से मुतासिर होकर इसका नाम रखा था। उसने पूरा नाम नहीं लिया, उसमें से एक वर्ड पाइथन को चूज़ किया, जो कि इस वक्त पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और यूजेज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। पाइथन के फीचर्स क्या है? इजी टू लर्न है, अभी हमने बात की है कि इसका सिंटैक्स सिमिलर टू लाइक इंग्लिश वर्डिंग है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। पोर्टेबल है, ये डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, मैकओएस और लिनक्स वगैरह पे वर्क कर लेते हैं इजीली। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का मतलब इसमें ये है कि इसमें प्री डिफाइंड, प्री बिल्ड टूल्स यूज़ होते हैं, जो कि बने होते हैं, जिसको आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, जैसे कि डाटा एनालिसिस के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा आप डिफरेंट चीज़ों के लिए इसके प्री बिल्ड टूल्स भी यूज़ कर रहे होते हो। पाइथन इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इस वक्त 2024 में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इन डाटा साइंस फील्ड के अंदर, मशीन लर्निंग फील्ड के अंदर। इसके अलावा आप ये वेब डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। डाटा साइंस के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हेविली यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा इसका कम्युनिटी सपोर्ट काफ़ी, इस वक्त इसकी कम्युनिटी ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर अगर आपको कोई भी एरर आता है, आप फ़ौरन से उसको फिगर आउट कर लेते होते हैं, क्योंकि इसका आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट इसमें मिल जाती है। हम पाइथन को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ पाइथन वेब डेवलपमेंट में, लाइक इसके फ्रेमवर्क्स होते हैं, डिजेंगो, फ्लास्क, पावर, ये वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। डाटा साइंस के अंदर हम इसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है, जैसे पांडास, नमपाई को यूज़ करते हैं डाटा को विजुअलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। सीबॉन जैसी लाइब्रेरीज भी हम यूज़ कर रहे होते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं, लाइक अ टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च ड्राइव। ये एआई डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम आएंगे अपने बेसिक पाइथन कोड के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंटिंग इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर हमने अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है कंसोल के ऊपर या किसी भी जगह पे, तो देन हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। अब मैंने एक फंक्शन टर्म यूज़ किया है, मैं इसको बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इसका पूरा अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल फंक्शन हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपका एक टीवी रिमोट होता है। आप टीवी रिमोट के ऊपर जितने भी बटन्स हैं, वो हर एक बटन एक स्पेसिफिक वर्क करता है। वॉल्यूम अप का है, वॉल्यूम डाउन का है, अगर आपने चैनल आगे करना है, चैनल पीछे करना है, हर एक बटन के जो होता है एक अलग पर्पस के लिए बना हुआ है। इसके अलावा आप अगर अपने कीबोर्ड की एग्जांपल ले लें लैपटॉप के ऊपर या किसी भी कीबोर्ड पे ऊपर एग्जांपल लें, तो आपके कीबोर्ड के ऊपर फर्स्ट रो होते हैं जिसमें फंक्शन कीज होती है, F1 से लेकर F9 तक। हर फंक्शन की एक स्पेसिफिक वर्क करती है। सो फंक्शन जस्ट लाइक दैट, कि हर फंक्शन एक स्पेसिफिक काम करता है। जैसे प्रिंट फंक्शन है, उसका काम है किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना, सिंपल आउट, आपको सिंपल आउटपुट वो प्रिंट करवा के दे देता है। अब हम सिंगल लाइन प्रिंट भी होता है, मल्टीपल लाइन प्रिंट भी होता है। सिंगल लाइन प्रिंट के अंदर हमने अगर एक सिंगल लाइन में प्रिंट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं और उसमें डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है वो हम उसके अंदर लिख देते हैं। डबल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज़ लिखी जाए उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। हम उसको मज़ीद आगे इसके बारे में जानेंगे। मल्टीपल लाइन्स कमेंट, मल्टीपल लाइन्स कमेंट के लिए अगर आपने एक, क्योंकि आप अगर सिंपल लिखते हो तो आपको वो एक ही लाइन में प्रिंट होता है। तो मल्टीपल लाइन कमेंट लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप बैक स्लैश एन लगाओ कि वो क्या करते हैं, जैसे ही आप एक लाइन खत्म होती है आप एंड पे बैक स्लैश एन लगाते हो तो आपके नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा है ट्रिपल कोटेशन। ट्रिपल कोटेशन के अंदर आप जिस तरह लिखोगे वो आपको प्रिंटिंग में भी वैसे का वैसे ही नजर आएगा। इस तरह आप मल्टीपल लाइन इसके अंदर लिख सकते हो। अब आप पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जैसे आप एक लेक्चर ले रहे हो क्लास के दौरान, तो हम अपने नोट्स बनाते हैं। हम नोट्स क्यों बना रहे होते हैं? ताकि अपनी आसानी के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़े, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, हम अपने नोट्स ओपन करते हैं और वहीं से हम चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, हमें फ़ौरन से चीज़ें समझ आ जाती हैं। इसी तरह कमेंट्स होते हैं कंप्यूटर की दुनिया में। हम जब भी कोई कोडिंग कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कोड कर रहे होते हैं, तब उसके अंदर कमेंट्स लाजमी सेक्शन होता है। ये क्या करता है, आपके नोट्स बनाने के काम आता है प्रोग्रामिंग के। आप अपना कोड लिख रहे हो, आपने उसको चीज़ को आसानी इजी वर्ड के अंदर आप कमेंट्स में लिख देते हो, ताकि आपको कल को अगर आप देखो तो आपको फ़ौरन समझ आ जाए इस कोड में मैंने ये काम किया है। ये आपकी अपनी आसानी के लिए होते हैं, आपके अलावा कोई भी दूसरा प्रोग्रामर है उसकी आसानी के लिए भी होते हैं, अगर वो आपका कोड रीड कर रहा होता है। ये एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर हम इसको कंसिडर करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है कि आपने एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है। इसके लिए हम ऐश का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन को कमेंट कर देता है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसी तरह मल्टीपल लाइन्स कमेंट भी होते हैं। इसके अंदर हम सेम ट्रिपल कोटेशन यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम कोई भी पैराग्राफ किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपनी आसानी के लिए लिख सकते होते हैं, ताकि हमें बाद में मसला हो तो हम फ़ौरन से वहाँ से पढ़ सके। इसके बाद क्या है, वेरिएबल्स। अब पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं इस जस्ट लाइक अ कंटेनर, जो आपके डाटा को स्टोर करने में हेल्पफुल होता है। वेरिएबल स्टोर करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को। इसकी मिसाल इस तरह ले लीजिए, जैसे कि किचन के अंदर डिफरेंट तरह के बॉक्स होते हैं जो डिफरेंट तरह की चीज़ों डिफरेंट तरह की चीज़ें हम उसके अंदर डालते हैं। जैसे कि मिर्चों के लिए अलग होते हैं, हल्दी के लिए हम अलग बॉक्स रखते हैं, चीनी के लिए हमारा अलग बॉक्स होता है। तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को कंटेन करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी चीज़ों को स्टोर करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में हम वेरिएबल यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। अब इसको लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप जब भी कोई वेरिएबल लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर जो होता है ना, आप जब आप कोई भी लिखते हैं उसका लेटर हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। हम कभी भी नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं करते, ठीक है? जैसे अभी हमने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो नेम का जो फर्स्ट लेटर का आप देखें तो वो एन है। ये एक वेरिएबल है, ठीक है? तो नेम जो इसका फर्स्ट लेटर एन है, चूंकि ये एक लेटर है, सो आप कैपिटल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है। तो आप किसी भी लेटर के अंदर आप उसको स्टार्ट कर सकते हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप इसको किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप, ये हमने लिखा हुआ कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। इसके अलावा इसके दरमियान आपने स्पेस देनी है, जैसे इस कोडर के दरमियान हम स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस अलाउ ही नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हो,
आप अंडरस्कोर ही यूज़ कर रहे हो, तो ये कैमल केस वर्डिंग आप यूज़ कर देते हो वेरिएबल का नाम रखते हुए। हमारे वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल्स, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स का स्कोप जो होता है वो विद इन द फंक्शन होता है। जैसे आपने एक फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन में आपने वेरिएबल का नाम रखा है, तो उसका स्कोप उस फंक्शन तक है, उसका बाहर के कोड से कोई लेन देन नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो कि पूरे ओवरऑल पूरे कोड के अंदर यूज़ हो होते हैं, वो फंक्शन के अंदर भी फंक्शन के बाहर भी, आप कहीं भी उसको क्रिएट करते हो वो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर रहे होते हो। अब हमारे पास ये डिफरेंट तरह की वेरिएबल्स है, जैसे कि नेम है, उसके अंदर हमने आयशा लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम हमने लेटर से स्टार्ट किया। इस तरह एज है, उसके अंदर हमने नंबर लिखा हुआ है, हाइट है, उसके अंदर हमने एक फ्लोट वैल्यू ली हुई है, और एक बुलियन है। अब ये मैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बुलियन बोल रही हूँ, तो ये होती है डाटा टाइप्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। हमने एग्जांपल ली थी किचन की। किचन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स के अंदर चीनी डाल दी। अब जो चीनी है वो एक टाइप है, ठीक है, उसमें हमने डिब्बे के अंदर चीनी कौन सी हमने क्या डाला, चीनी डाली हुई। एक डिब्बे के अंदर हम ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का चीज़ आ जाती है। इसी तरह हम क्या करते हैं, जब वेरिएबल बनाते हैं हम डिफरेंट तरह का डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारा अपना नाम होता है, कोई भी इंग्लिश लाइक वर्डिंग होती है, आप उसको स्ट्रिंग बोलते हो प्रोग्रामिंग दुनिया में, और उसको हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। अगर आप उसके अंदर कोई भी नंबर होता है तो वो आपका क्या होता है कि इंटीजर के तौर पर जाना जाता है। और ये इस तरह अगर आप पुरानी लैंग्वेज लाइक सी लैंग्वेज यूज़ करें, सॉरी पुरानी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे होते हो तब आपको प्रॉपरली उसकी डाटा टाइप मेंशन करनी पड़ती है। जबकि पाइथन इतनी फ्रेंडली है कि आप उसको नहीं बताते, वो खुद ही उसको कंसिडर कर लेता है। जैसा आप डाटा रखते हो उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि इस टाइप का डाटा है, ठीक है, आपको नहीं स्पेसिफाई करना पड़ता। इस तरह हाइट के अंदर हमने 5.1 लिया, तो उसने बैकएंड पे खुद उसको पता चला कि एक फ्लोट टाइप का डाटा इसके अंदर हमने दिया। फ्लोट कहते हैं डेसिमल पॉइंट को, जैसे ये डॉट है। इसी तरह बुलियन, बुलियन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, ट्रू। बुलियन क्या होता है कि जिसमें आपके पास दो कंडीशन, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगा। जैसे हम फॉलो करेंगे या अनफॉलो करेंगे, दो ही कंडीशन है हमारे पास, हम कोडर है या नहीं है। तो इस केस में हम क्या ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं, जो कि एक बुलियन टाइप का डाटा होता है हमारे पास। इसके बाद हम आ जाते हैं डाटा टाइप्स और यूज़र इनपुट के ऊपर। मैंने अभी हमने बात की है इंटीजर की, हमने फ्लोट की वैल्यू की बात की है। तो हमारी बेसिक पाइथन के अंदर कुछ बेसिक डाटा टाइप्स है, जैसे कि इंट है, इनके अंदर कोई भी नंबर होगा वो आपके इसके अंदर आ जाता है। बेसिक डाटा टाइप्स के अंदर फ्लोट होता है कोई भी डेसिमल वैल्यू जिसमें पॉइंट आ जाता है, अशारिया आ जाता है, वो हमारे फ्लोट वैल्यूज होती हैं। इस तरह एस टी आर होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का डाटा होता है जिसमें आप इंग्लिश टाइप वर्डिंग यूज़ करते हो, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो गया, कोई भी चीज़ होती है जो आपने इंग्लिश की चीज़ हो, आपने उसको प्रिंट करवाना हो, वो डाटा जो होता है वो एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा होता है, उसको हम हमेशा डबल कोटेशन के अंदर ही लिखते हैं। और बुलियन हमें अभी देखा कि जिसमें दो कंडीशन होती है, वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। अगर हमने एक पाइथन के अंदर यूजर से इनपुट लेनी हो तो हम फंक्शन कौन सा यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नेम यूज़ किया, नेम टाइप का वेरिएबल है और उसमें हमने इनपुट ली हुई है एंटर योर नेम। हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि हम अपना नाम एंटर करें। अब यूज़र जो भी नाम एंटर करेगा हम उसको प्रिंट करवा रहे होते हैं, ठीक है, हेलो। और यहाँ पे हमारा जो भी यूज़र एंटर करेगा नेम, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये डबल कुछ सॉरी, ये कर्ली ब्रैकेट जो होती है, वो जो भी यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पे आके वहाँ पे उस जगह पे आके प्रिंट आउट हो जाएगा। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में चेंज करना। जैसे कि अब यहाँ पे एज हमने लिखी हुई है स्ट्रिंग के अंदर, जबकि हमें पता है कि एज नंबर होता है, सो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। अगर फर्स्ट करें फॉर्म है, आपने बनाया हुआ है फ्रंट एंड पे, और यूज़र जो एंटर कर रहा है वहाँ पे आपने स्ट्रिंग रखा हुआ, लेकिन बैक एंड में हमने उसको इंटीजर में लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। हम पहले उसकी डाटा टाइप चेक करेंगे, देन अगर वो उसकी डाटा टाइप आ रही है स्ट्रिंग, तो हम उसको पहले कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे एज की डाटा टाइप इस वक्त क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोटेशन में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो हम यहाँ पे इंट लिख देंगे, तो वो क्या करेगा, इंटीजर क्या करता है कि इसके ये भी एक फंक्शन है कि ये क्या करेगा, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यूज लिखोगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे लाइक मैजिक बॉक्स होता है ना, आप उसके अंदर चीज़ डालते हो और वो चीज़ वैसे बन के बाहर आ जाती है, सेम जस्ट लाइक दैट, ठीक है। हमारा ये जो इंटीजर है, ये ऐसा बॉक्स है, ये ऐसा कह लो मैजिक बॉक्स है कि इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग टाइप का डाटा डालो, कोई से भी टाइप का डाटा डालोगे, वो आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे उसने टीचर को एज को उसने टीचर में कन्वर्ट किया, और 25 + 5 कर देंगे, तो क्योंकि मैथ हो रही है तो हमारा 30 आंसर यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट है एरर्स इन पाइथन। अब एरर्स जो होते हैं ना, बेसिकली तीन टाइप्स के एरर होते हैं। एक होते हैं सिंटेक्स एरर, एक होता है रन टाइम एरर, और एक होता है लॉजिकल एरर।
सिंटैक्स एरर वो एरर्स होते हैं जिसमें आप लिखने में मिस्टेक करते हो। जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के रूल्स है, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा है, उसके एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाना होता है, और जैसे फुल स्टॉप लगा अपने नेक्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लिखना होता है। ये कुछ रूल्स हैं, हर लैंग्वेजेस के रूल होते हैं, हमारे घरों के रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो नहीं ना करते तो आपको एरर आ जाता है। इस तरह प्रोग्रामिंग दुनिया में आप जब भी पाइथन के अपने रूल्स हैं, जब हम उसको फॉलो नहीं करते तो हमें फ़ौरन से सिंटैक्स एरर आ जाता है, और हमारा जो एडिटर होता है, हमारी आईडी जो होती है वो इतनी अच्छा, मतलब कि जैसे वीएस कोड है वो इतना अच्छा होता है कि वो आपको रेड लाइन से शो कर देता है, जिससे हमें पता चले हमें कोई ना कोई सिंटैक्स एरर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिस है, तो यहाँ पे फ़ौरन से हमने जब प्रिंट किया तो हमें सिंटैक्स आ रहा है कि इनकम्प्लीट इनपुट। ठीक है। रन टाइम एरर क्या होता है कि जब आप कोडिंग कर रहे हो तो ना सडन आ जाए, जैसे कि आपने कोई भी नंबर लिया और उसको आपने जीरो से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड करो तो वो इन्फिनिटी होती है। जब आप कोडिंग में लिखते हो तो हमें फ़ौरन से एरर आ जाता होता है। उस टाइप का जो एरर होता है वो रन टाइम एरर होता है। और यहाँ पे जो एरर की टाइप है वो है जीरो डिवीजन एरर, कि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप डिवाइड करो किसी भी वर्ड को जीरो से। लॉजिकल एरर वो एरर होते हैं जिसमें आप लॉजिक ही गलत लिख रहे होते हो। ठीक है, उधर प्रोग्राम में गलती नहीं आएगी, और ये सबसे खतरनाक एरर होता है क्योंकि इसको पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है। ऑपरेटर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेंड्स होते हैं जिनके ऊपर आप कोई काम करवा रहे हो, जैसे हमने ऐड करवाना है, जमा करवाना है, तो दो नंबर हमें चाहिए होंगे जिसको हमने ऐड करवाना है, मतलब जितने नंबर चाहिए, जो नंबर्स होंगे ना वो आपके ऑपरेंट होंगे जिसके ऊपर हम काम करवा रहे हैं। ठीक है, काम क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, वो आपका ऑपरेटर होगा। ठीक है, और पूरा एक काम क्या होगा, ऑपरेशन होगा। ओके। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो एक सिंपल कैलकुलेटर लाइक होते हैं, जैसे कि जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम, एंड फिर आपका एक्सपोनेंट आ जाता है, आपका मॉडुलस आ जाता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें और ऐड हो गई हैं। हमें पता है कि हमने दो नंबर को ऐड करना है तो हमें जमा यूज़ करना पड़ेगा, ऐड का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करवाना है हमें माइनस का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टैरिक यूज़ करते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश जो होता है वो हम लोग अपना डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। मॉडुलस के लिए हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। अब मॉडुलस क्या होता है, जब आप किसी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो ना, तो जो बाकी आपका रिमाइंडर बच जाता है ना, तो वो आपका जो रिमाइंडर होता है ना वो आपका क्या होता है, एक आपका मॉडुलस होता है। ठीक है, आप मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू वो रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, और ये आपका तब हेल्पफुल होता है जब आप इवन और ऑड निकालते हो ना। अगर आप ऐसा प्रोग्राम लिखे जिसमें अपने इवन और ऑड को अलग करना हो तो तब हम मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। एंड देन आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है कि आपकी पावर फाइंड करना है, जैसे टू की पावर टू क्या होगा, टू मल्टीप्लाई बाई टू, दो दो चार हो जाएगा। तो अगर आपने किसी भी नंबर की पावर फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है, या इसमें एग्जांपल अगर आप देखें ना, तो ए बी में हमने ये हमारे पास दो वेरिएबल है, ए में हमने 5 लिखवाया हुआ है, बी में हमने क्या रखवाया हुआ है, 3। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं इन दोनों को ऐड करके, तो ये हमने एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। यहाँ पे हम माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और डिवाइड भी कर सकते हैं, मॉडुलस भी ले सकते हैं, और एक्सपोनेंट भी ले सकते हैं, इनकी पावर भी ले सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम कंपेयर कर रहे हैं, नाम से ही पता है हम दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करें, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर कर रहे होते हैं किसी न किसी पर्सन से। सो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं कि दो वैल्यूज़ होती हैं उनको दरमियान कंपेयर कर रहे होते हैं। इसमें आपके पास जो डबल इक्वल का साइन है ये आपकी इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आप ट्रिपल इक्वल लगवाओगे तो वो आपकी स्ट्रिक्ट इक्वलिटी को चेक ना मतलब बता रहा होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप सिंगल इक्वल यूज़ करते हो उसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब आपने वैल्यू को असाइन करवा दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ए और बी, हमने क्या किया, 5 को हमने ए के अंदर रखवा दिया, इसका मतलब है 5 की वैल्यू ए के अंदर आ चुकी है, हमने असाइन करवा दिया ए को 5। जब आप डबल इक्वल लगाते हो इसका मतलब होता है आप वैल्यू चेक कर रहे होते हो। ठीक है, आपने लेफ्ट साइड पे आपने 25 रखा हुआ है, वो स्ट्रिंग में है, और राइट साइड पे आपने 25 रखा हुआ नंबर में है, लेकिन उसने क्या चेक करना है, सिर्फ डाटा चेक करना है, कंटेंट चेक करना है। ओके, 25 है, 25 है, तो आपको ट्रू मतलब आउटपुट आ जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल साइन लगाते हो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। ये क्या करेगा, आपकी डाटा तो चेक करेगा, आपकी डाटा टाइप भी चेक करेगा। जैसे 25 स्ट्रिंग में और वो 25 नंबर्स में, तो स्ट्रिंग और नंबर्स की डाटा टाइप सेम नहीं हो सकती, देन क्या करेगा, आपका फॉल्स आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह आपका है एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल, ये आपका होता है नॉट इक्वल। तो अगर दो चीज़ें बराबर नहीं हो तो तब हम ये साइन लगाते हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास लेस देन होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह आप इन सिंबल्स को यूज़ करके चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है,
देन आ जाता है आपके, आप ये नीचे एग्जांपल देखें तो प्रिंट के अंदर हम ए ग्रेटर देन बी, तो ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 3 है, तो बाकी 5 बड़ा है बी से, तो 3 से, तो देन आपने यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और ये हमने कंपैरिजन चेक ऑपरेटर के थ्रू इसको चेक किया। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक, इसके अंदर हमारे पास एंड ऑपरेशन होते हैं, और होते हैं और नॉट होता है। हमने ये मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, हमने ये फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। एंड गेट्स होते थे हमारे, और गेट्स होते थे। अब ये काम क्या करता है, एंड गेट क्या करता है कि आपने दो कंडीशन लिखी है। अब दो कंडीशन के दरम्यान जब आप एंड लगाते हो ना, इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तब ही वो चीज़ आपको ट्रू रिटर्न करे। अदरवाइज अगर एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स, आपको हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसकी एक कंडीशन फिक्स है, दोनों ट्रू होंगे तभी आपको आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आपको आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है। अगर आप कहते हो कि अगर बच्चे के मार्क्स जो है 90 से अबव है और एंड, ठीक है, 100 से कम है, तो एक रेंज बन जाएगी, तो तब भी बच्चे का ग्रेड ए लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। और ये कहता है कि अगर आपके पास एक भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, एक भी एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू है, तो आपका आंसर हमेशा ट्रू आएगा। ठीक है। और नॉट होता है कि अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, या अपोजिट कर देता है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। जैसे कि आप लास्ट पे देखें तो ए ग्रेटर देन 2 और 5 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। अब हम नेक्स्ट वाले देखते हैं, बी छोटा है 5 से, यस छोटा है, ये भी कंडीशन ट्रू है। इस वक्त दोनों कंडीशन ट्रू है, दरम्यान में हमने एंड लिखा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करवाते हैं, जैसे इक्वल, अभी हमने इक्वल देखा था कि जैसे हम वेरिएबल के नाम लिखते हैं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं। क्या कहते हैं, हम वो वैल्यू जो हमारी लेफ्ट साइड पे होती है, सॉरी राइट साइड पे होती है, वो वैल्यू आपकी जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल हो तो उसके अंदर असाइन हो जाती है, मतलब वो वैल्यू उसके अंदर आ गई, मतलब एक बॉक्स बना ए का, और उसका नाम है ए, और उस बॉक्स के अंदर क्या आया, 5 आ गया। ठीक है। इसी तरह प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू जो होते हैं, ये भी क्या करते हैं कि आपकी चीज़ को ऐड करवाने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि आपने ए के अंदर 5 रखा हुआ है, आप जब ए प्लस इक्वल टू 3 कर दो, इसका मतलब है ए के अंदर 3 और मजीद ऐड करके उसी के अंदर दोबारा से साइन करवा दो, मतलब आप उसी वेरिएबल के अंदर से दोबारा से चीज़ ऐड करवा के माइनस करके उसी वेरिएबल के अंदर ऐड करवा रहे हो, तो इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर जो कि बिट के ऊपर काम करते हैं, बिट कौन से होते हैं, 0 और 1, तो आपने उसके ऊपर एंड ऑपरेटर काम करवाना है, और ऑपरेटर करवाना है, या आपने एक्सोर करवाना है, तब हम बिटवाइज ऑपरेटर के लिए के ऊपर ये इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम बिटवाइज के ऊपर एंड कर सकते हैं, एंड के हमें अभी पता चल गया कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तब आपको आंसर क्या ट्रू आएगा। तो इसमें आपके पास सिंबल जो होती है ये वाली आप यूज़ करते हो। ठीक है। इसके बाद जो सिंगल है ये और के लिए होती है, और ये आपका एक्सोर के लिए। एक्सोर क्या होता है कि अगर आपके ऑपोजिट है तब आपका ट्रू रिटर्न आएगा, अदरवाइज आपका फॉल्स रिटर्न आएगा। और ये ऑपोजिट होगा तो आपका ट्रू होगा, और सेम होगा तो आपका सॉरी फॉल्स होगा। आई एम रियली सॉरी। ओके। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशन की बेस पे आपने कुछ ना कुछ काम करवाना, आपने एक प्रोग्राम का कंट्रोल को, जो फ्लो चल रहा है उसको कंट्रोल करना हो। इसमें अब चार टाइप्स आ जाती हैं, इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट होती है, और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट मतलब कि आपने जैसे हमने लिखा हुआ एज इज इक्वल टू 20, हमने सिर्फ एक कंडीशन दी है कि एज 20 जो है वो ग्रेट, हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है, इफ के बाद हमेशा आप कंडीशन लिखते हो, उसके बाद आपने जो भी काम करवाना हो, आपने कोई प्रिंट करवाना हो या आपने कुछ और करवाना हो, तो आप वहाँ पे लिख लेते होते हो। तो यहाँ पे जी इंडेंशन जो होती है ना, आइडेंशन जो होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है आपकी। ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है, पाइथन के अंदर ये बहुत ज़्यादा कंसीडर होती है, और अगर आपने ज़रा सी भी गलत की तो आपको एरर आ जाता है। ठीक है। सिंटेक्स एरर आपको आ जाता है इसका। अब एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, यस ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू है, तब ये ब्लॉक जो होगा वो आपका, मतलब ये प्रिंट होगा अडल्ट, अदरवाइज आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो, बस बात खत्म, इसके अलावा हमने कोई ऑप्शन और नहीं रखा हुआ। ठीक है। इस तरह हम डिफरेंट इफ ब्लॉक बना के काम कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है कि आपने अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो चलो ये कर दो, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन हो, ये नहीं है तो चलो ये कर दो। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो आप प्रिंट कर दो अडल्ट, वरना आप कह दो कि हाँ माइनर। ओके। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर तो ये चलाओ ही चलाओ, मतलब ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आप सॉरी, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप ये ऊपर वाला प्रिंट करो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे, और जो भी इसके अंदर होगा वो प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है। इफ एलिफ और एल्स, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, ठीक है, जैसे ग्रेडिंग होती है हमारी A B C D E F होती है ना, तो इसी तरह आपके पास अब एक कंडीशन अगर दो हो तो फिर तो देन जैसे हमने वोट वाली अगर आप कंडीशन लो तो जिनकी एज 18 या 18 से ज़्यादा हो तो वो वोट दे सकते हैं,
वो एलिजिबल है फॉर द अवार्ड। जिनकी एज कम है तो वो नहीं है, तो देन हम इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं सिंपल, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है। लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जैसे ग्रेड है, तब आप क्या यूज़ करते हो, इफ़ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हो। जैसे आप मार्क्स इज इक्वल टू 85, हमने मार्क्स का वेरिएबल है उसमें हमने 85 लिखवा दिया। अब हम चेक करें मार्क्स जो है वो 90 से अबव है तो आप प्रिंट करवा दो ग्रेड ए। अगर मार्क्स जो है 75 से अबव है तो आप प्रिंट करवा दे बी। एलिफ क्या एल्स क्या करवा दो, प्रिंट सी। ठीक है, तो इसमें पहले ये कंडीशन चेक, इनमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगा सिर्फ वो वाला ब्लॉक होगा या वो प्रिंट होगा, अदरवाइज बाकी क्या होगा वो सारा उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि आप लोग इफ़ के अंदर मज़ीद इफ़ लिखते हैं। जैसे कि अगर हमने एक नंबर चेक करना है वो पॉजिटिव है और वो 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, देन हम इसमें नेस्टेड इफ यूज़ करेंगे। पहला इफ़ क्या लगाएगा कि अगर वो नंबर 0 से बड़ा है इसका मतलब है कि वो नंबर पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट इफ़ कंडीशन लगेगी कि अगर वो नंबर को हम 2 से उसका मॉडुलस लेंगे, अगर आंसर हमारे पास आ जाता है 0, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, वो 2 का डिविजिबल नंबर होगा, 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर है। तो देन हमने क्या किया, हमने इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाया। सो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूप। लूप्स इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर चार तरह के लूप होते हैं। फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, वाइल ट्रू लूप होता है जिसको हम इनफाइनाइट लूप भी बोलते हैं, और नेस्टेड लूप होते हैं। फोर लूप, सिंपल फोर लूप क्या होता है, अगर आपके पास एक कंडीशन है, आपने इसमें एक स्टार्टिंग कंडीशन होती है, एक एंडिंग कंडीशन होती है। आपने फॉर आई एक वेरिएबल है, हमने इन रेंज 5, मतलब आपने अगर नंबर प्रिंट करवाने हैं तो ये क्या करेगा, आपके 5 रेंज तक के नंबर को प्रिंट आउट कर देगा। ठीक है, वाइल लूप क्या करता है, आपने काउंट ले लिया 0, ठीक है, आपने कंडीशन लगा दी और आपने कहा कि अगर वो 0 जो है वो छोटा है 5 से तो क्या करे, प्रिंट करवा दो उस वैल्यू को, और हमेशा हर बार हर दफ़ा को क्या करेगा, हर आइट्रेशन पे एक का इंक्रीमेंट करेगा। तो वाइल लूप और फॉर लूप सेम होते हैं, लेकिन वाइल लूप के अंदर आप सिंटेक्स डिफरेंट है आपका। इसमें हम स्टार्टिंग पे उसके अकाउंट के अंदर वैल्यू रखवा देते होते हैं। इनफाइनाइट लूप विद वाइल ट्रू। वाइल ट्रू मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहे, अदरवाइज जैसे आप इसके अंदर ब्रेक लगाओगे तभी ये रुकेगा, अदरवाइज ये रुकता नहीं है। जैसे आपने प्रिंट दिस इज विल रन फॉर एवर, अगर आप ये लूप कोड चलाएंगे तो ये हमेशा चलता ही रहेगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं। तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट ला के इस लूप से हम बाहर निकल सकते हैं। नेस्टेड लूप, जैसे नेस्टेड इफ़ होते हैं कि इफ़ के अंदर आप इफ़ लगाते हो तो वो नेस्टेड इफ़ हो जाता है, इस तरह लूप के अंदर आप लूप लगाओ तो वो क्या हो जाता है, नेस्टेड लूप हो जाता है। इसको अमूमन हम कोई भी पैटर्न प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो बाहर वाला होता है वो आपकी रोज़ को कर रहा होता है और ये आपके कॉलम्स को देख रहा होता है लूप। पहला फॉर आई इन रेंज 3, मतलब हमने 3 रोज़ ले रहे हैं, और जो हमारा जे है वो हमारी 2 कॉलम ले रहा है। तो इस तरह जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें एक पैटर्न नज़र आएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी हमने वाइल ट्रू के अंदर बोला है कि ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू ही आप उस लूप से बाहर आ जाते हो। तो ब्रेक जब भी लगा होता है उसी वक्त वो क्या करेगा, उस लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट अगर आप एग्जांपल देखें तो हमने एक फोर लूप लगाया रेंज 5 तक, और हमने कहा अगर आई की वैल्यू जैसे इक्वल होगी 3 के तो ब्रेक कर जाए, ठीक है, और प्रिंट करवा दे बाकी वैल्यूज़ को। तो वो इसी तरह के जैसे वैल्यू 3 होगी तो वो क्या करवा देगा, 0 1 2 और 3 प्रिंट करवा देगा। इसके बाद आपकी बात ख़त्म हो जाएगी, उसको बाद वाली वैल्यूज़ का नहीं पता, आपने ब्रेक कर दिया अपने रूल्स को। जैसे हम ब्रेक कर देते हैं इसी तरह हम अपने लूप को भी ब्रेक कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। कंटिन्यू क्या करता है कि आपके स्किप कर देते हैं उस आइट्रेशन को जो आपने रखी हुई है, इसके बाकी अलावा बाकी आपका लूप चलता जाएगा। जैसे हमारा लूप चल रहा है 5 तक और हमारा है इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3, हम कहते हैं जैसे आई की वैल्यू 3 होगी उसको स्किप कर दो, एंड देन बाकी क्या करो, बाकी आप प्रिंट आउट करते जाओ। हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन। अब स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं। जैसे इंग्लिश वर्ड है हेलो एक करेक्टर, एच एक करेक्टर है, ई एक करेक्टर है। अगर आप करेक्टर को इकट्ठा लिखते हो तो वो आपका एक स्ट्रिंग बन जाता है, और इसको हम डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इसको हमेशा डबल कोटेशन के अंदर हम लिखते हैं। जैसे कि टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हमारे पास क्या क्या हेलो वर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम टेक्स्ट को डॉट, अब इसके अंदर डिफरेंट मेथड है, कॉमन मेथड है जो हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और हमने क्या किया, टेक्स्ट के ऊपर अपर केस, अपर फंक्शन हमने कॉल किया है। अब हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, हम इसको मेथड बोलेंगे, क्योंकि ये किसी एक चीज़ के साथ अटैच होकर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, सारे उन वर्ड्स को, सारे उन करेक्टर्स को अपर में केस में कन्वर्ट कर देगा। देन हम उसको लोअर में करेंगे तो सारे लेटर्स को लोअर में कन्वर्ट कर देगा।
रिप्लेस क्या करता है कि आपने एक स्पेसिफिक वर्ड को दूसरे वर्ड से अगर रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस का मेथड यूज़ करते हो। पहले में आप वो वर्ड लिखते हो जिसको आपने रिप्लेस करना है, और जिससे करना है वो आपने सेकंड पैरामीटर के तौर पर उसको देते हो। इसके बाद है स्लाइस। स्लाइस का मतलब होता है हमने जैसे हम ब्रेड के अंदर से स्लाइस लेते हैं, इसी तरह हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई भी एक स्पेसिफिक रेंज हम बता देते हैं, उसके दरमियान से वो क्या करेगा, वो वैल्यू हमें उठा के दे देगा। जैसे 0 से स्टार्ट होगा 5 तक, तो अगर आप देखो तो ये हमारे करेक्टर्स जो होते हैं वो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 और 5। तो ये आपको एक पूरा इसका 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 से पहले वाले वो सारे आपके आ जाएंगे। इसी तरह फोर लूप के अंदर भी आपकी जो रेंज होती है उससे पीछे तक आपने लेने थे, वो 5 वो वाली चीज़ इंक्लूड नहीं होती। ओके। इसके बाद आपका है स्प्लिट एंड जॉइन स्ट्रिंग। ठीक है। स्प्लिट क्या करता है कि आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देना। जैसे आपने अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट किया है, और किस बेस पे किया, आपने स्पेस की बेस पे, जहाँ से स्पेस आए आप उसको स्प्लिट कर दो, और देन हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन बैक इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है। स्प्लिट जैसे हमने किया तो उसने क्या किया, हेलो को अलग कर दिया, जैसे स्पेस आई थी उसने वर्ड को अलग कर दिया। अब फिर आप उसको ज्वाइन कर रहे हो, देन आप ज्वाइन बैक कर सकते हो उसको स्ट्रिंग के अंदर से। देन हमारा नेक्स्ट है लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, आपका एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है दैट कैन होल्ड डिफरेंट डाटा टाइप्स एंड इट इज़ म्यूटेबल, यानी इसको आप चेंज कर सकते हो। डिफरेंट लैंग्वेज में अगर आप कहें, जैसे सी में अगर आप कहें तो आप इसको अरे बोलते हो। ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स, अब डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है इसमें, जैसे अभी हमारा सारा स्ट्रिंग में है, यहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं, एक फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी आप इसके अंदर रखवा सकते हो, किसी भी टाइप का डाटा। तो फ्रूट्स के अंदर मैंने एप्पल लिखवाया, बनाना लिखवाया और चेरी था, और ये हमने एक फ्रूट्स का हमने एक लिस्ट बना दी उसकी, और हमने अगर हमने इसके इंडेक्स ये अगर मुझे फ़र्ज़ करें मुझे बनाना की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या कैसे होगा, जो एप्पल होता है ना, इसको इसकी इंडेक्स से मतलब हमने इसको कह लें जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है इसको हम ज़ीरो होता है, मतलब जैसे हम ज़ीरो लिखेंगे ना फ्रूट के साथ तो हमें पहली वैल्यू आ जाएगी। इसको समझ लें कि ये एक घर है, उस घर के अंदर ये वो मेंबर्स हैं जो रहते हैं। ठीक है। अगर हमने उनके मेंबर्स को बुलाना है ना, तो हमें उस फैमिली के जो बड़ा होता है ना, हर ख़ानदान का एक नाम होता है, उस नाम से हमें बुलाना पड़ता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि हम फ्रूट को बुलाएंगे, हम फ्रूट के अब किस मेंबर को बुलाना है, फ्रूट के घर के किस मेंबर को बुलाना है, हमें उसको नंबर देना पड़ेगा, तो वो उस मेंबर को बुला देगा। और ये हमेशा होता है ज़ीरो से स्टार्ट। जैसे एप्पल है, ये ज़ीरो होगा, बनाना का वन होगा, चेरी का टू होगा, हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। अब हमने क्या लिखा है, फ्रूट वन, तो फ्रूट वन पे क्या आ जाएगा, बनाना, तो हमें बनाना आके प्रिंट करवा देगा। ऐड और रिमूव भी हम आइटम कर सकते हैं। अगर हमने ऐड करवाना है इस लिस्ट के अंदर, जैसे फर्स्ट कर एक न्यू मेंबर हमारे खानदान में ऐड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अपेंड यूज़ करेंगे। तो फ्रूट डॉट अपेंड लिखेंगे, तो ऑरेंज लिखा है तो क्या होगा, इस फ्रूट लिस्ट के अंदर वो अपेंड हो जाएगा, तो हमारा अब क्या होगी, लिस्ट बन जाएगी एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज। और अगर हमने रिमूव कराना है बनाना को, हमने जिसको भी रिमूव करना है हम उसको दे देंगे, तो वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा उस चीज़ को। तो हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारा एप्पल बनाना तो रिमूव हो गया है, उसके जगह पे फिर चेरी आ जाएगा, फिर हमने ऐड क्या किया था, पेंट क्या किया था, ऑरेंज, तो वो ऑरेंज आ गया। अगर हम इसके ऊपर हम लूप भी लगा सकते हैं, तो फॉर फ्रूट ये एक वेरिएबल होगा, यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, आप आई लिख सकते हो, जे लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो इन फ्रूट्स, या ये वो होगा जिसके ऊपर आपने इटरेशन करवानी है। तो हमने किसके ऊपर करवानी है, अपनी इस फ्रूट लिस्ट के ऊपर करवानी है। तो हम प्रिंट करवाएंगे फ्रूट, तो वो पहले एप्पल को प्रिंट करेगा, फिर चेरी को करेगा, फिर ऑरेंज को करेगा, मतलब इस लिस्ट में जिस जहाँ तक चीज़ें होंगे उन सबको प्रिंट आउट कर देगा हमें। इसके बाद आ जाती है डिक्शनरी। इज जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें की वैल्यू हम दूसरी कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, जैसे सी के अंदर हम इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं। डिक्शनरीज जो होती हैं इसके अंदर हम स्टोर करते हैं डाटा को इन की वैल्यू पे। जैसे हमारी इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उसमें क्या होता है, आपकी की होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हमारा हम की के थ्रू ही अपने पूरी डिक्शनरी के अंदर से चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह हम क्या होता है कि हमारी की होती है, उसमें वैल्यूज़ होती है। इसको लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, इक्वल लगाते हो, और ये कर्ली ब्रैकेट जो होती है ये आपकी यूज़ होती है। इसके अंदर आपने पहले की बतानी, जैसे नेम, और ये हमेशा स्ट्रिंग में होगा। ठीक है। ये आपकी की वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में होती है। नेम लिखा, उसमें मैंने जॉन दे दिया, फिर हम इसके बाद हमेशा कोमा लगेगा। कभी भी अगर आपने कोमा नहीं लगाया तो आपका एरर आ जाएगा, सिंटेक्स एरर। फिर हम एज लगाते हैं और उसमें हमने कोई नंबर असाइन कर दिया। ठीक है। और हम प्रिंट करवाएंगे, अगर हम पर्सन को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर हमने एक स्पेसिफिक चीज़ को प्रिंट करवाना, तो हम पर्सन हमेशा याद है कि हम उसके वही मेन पर्सन को लेके ही उसके फैमिली के एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं। तो मुझे नेम को एक्सेस करना है पर्सन के, तो मैंने पर्सन के अंदर नेम लिखा, तो वो मुझे जॉन प्रिंट करवा देगा कि हाँ जी इस घर में जॉन नाम का एक बंदा रहता है। इस तरह हम ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी
कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम पर्सन सिटी के अंदर हमने न्यूयॉर्क ऐड किया, यहाँ हालांकि यहाँ पे नेम और एज का की है, सिटी की नहीं है, तो यहाँ क्या करेगा, एक सिटी की बन जाएगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूयॉर्क। इस तरह जब आप अपडेट करेंगे तो आपने जैसे फर्ज करें नेम को हम अपडेट कर कोई और नाम रख सकते हैं, इसी तरह आप रिमूव कर सकते हो, हम के अंदर उसके अंदर से मूव भी कर सकते हैं। DSMP डाटा सीखो कोर्स की पाइथन एक्सरसाइज को देखेंगे। सबसे पहली असाइनमेंट थी हमारी, उसमें पहला क्वेश्चन है कमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो उसमें यही है कि सिंगल लाइन कमेंट होता है तो हम ऐश यूज़ करते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करता है, इसका मतलब है ये आपके कोड की फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम ट्रिपल कोटेशन भी यूज़ करते हैं, और सिंगल कोटेशन भी ट्रिपल टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, आपने एरर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और हमने बताना है किस टाइप का एरर है। तो जब हमने पहला प्रिंट किया वो हमारा एरर था जीरो से हो डिवाइड हो, तो वो एक रन टाइम एरर है, ठीक है। तो हमें हमने एरर की टाइप देखी हुई है, सिंटैक्स एरर भी होता है जहाँ पे आपकी इनकम्प्लीट इनपुट होती है, ठीक है, आपने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं डाली, जैसे कि प्रिंट वेलकम के अंदर हमने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं डाली, इसमें कौन सा एरर आ गया, सिंटैक्स एरर आ गया। दूसरा था रन टाइम एरर, जिसमें आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो वो आपको क्या आता है, रन टाइम पे एरर आ जाता है कि इनवैलिड ऑपरेशन है। तो ये हमारा जो सेकंड वाली एरर है वो कौन सा है, हमारा है वो एरर है रन टाइम एरर। थर्ड वन हमारा एरर है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपने एक तो सिंटैक्स एरर भी है क्योंकि आपने ब्रैकेट नहीं लगाई, ठीक है। सेकंड वन ये है कि आप प्रिंट करवा रहे हो लिस्ट नंबर 3 को, जबकि हमें पता है पहला इंडेक्स 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 वाला तो है ही नहीं। तो यहाँ पे इंडेक्स एरर का आ जाएगा, आपका इंडेक्स जो होता है आउट ऑफ द रेंज है, तो ये भी हमारा एक एरर है, इंडेक्स एरर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड एक्सरसाइज थी हमारी वेरिएबल असाइनमेंट की, ठीक है, आपने असाइन करना, नेम है, एज है, प्लॉट, हाइट वगैरह है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया नेम का, उसमें हमने अपना नाम प्रिंट करवा दिया, ठीक है, आयशा स्टोर हो गया नेम वेरिएबल के अंदर जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। उसके बाद आपने एज करवा दी जो कि डाटा टाइप उसकी क्या है, 24, जो कि नंबर है। हाइट है, क्या हमने फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट ऐड करवा दिया, और स्टूडेंट यस ट्रू ये बूलियन होगा, तो हम इन सबको प्रिंट करवा देंगे। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी है कि जो कि डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम, कि इसके अंदर ये होता है कि आपने नेम जो होते हैं ना वो मीनिंगफुल रखने होते हैं ताकि अगले बंदे को फ़ौरन से समझे, जैसे ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 10 है, सी के अंदर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस क्या, आप नंबर 1 लिखो उसमें 5 है, नंबर 2 के अंदर 10 है, फिर हमने क्या किया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसका क्या आया, प्रोडक्ट, और हमने एक वेरिएबल बना दिया प्रोडक्ट का, और उसके अंदर अंदर हमने रख के उसको प्रिंट आउट करवा दिया। नेक्स्ट है 5 है, जिसमें आपने एक बनाना है कैलकुलेटर, ठीक है, सॉरी, इसमें हमने क्या करना है, बल्कि हमने ऐड करवाने दो इंटीजर्स को, हमने उनको फिर एक सब्ट्रैक्ट को, सॉरी, फ्लोट को और इंटीजर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करवाने हैं, इस तरह डिफरेंट तरीके से हम दो नंबर लिए उनको ऐड करवा दें, उसको हमने प्रिंट करवा दिया। फिर हमने एक फ्लोट लिया और एक नंबर लिया, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे ना हमारे पास एक फ्लोटिंग एलिमेंट आ जाएगा। थर्ड वन हमारा है, हमने एक फ्लोट एलिमेंट लिया और एक हमने ले लिया कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कम्प्लेक्स में। देन हमारे पास है नंबर, उसको हम डिवाइड करवा रहे हैं जीरो से, तो हमारे पास एरर क्या आ जाएगा, रन टाइम एरर क्या होगा, जीरो डिवीजन एरर, वही डिवीजन बाय जीरो वो नहीं कर सकते। थर्ड वन है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से नंबर लेगा और हमने उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन के थ्रू उसकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, और इनपुट हम यूज़र ये एंटर करेगा। तो हमने क्या किया, हमने यूज़र से इनपुट ली है एक नंबर ऑफ लिस्ट की, ठीक है, और वो नंबर जो है हमने वन बाय वन करके उसके ऊपर हमने सबसे पहले तो हमने उन नंबर्स वो नंबर लिए और उसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक। देन हमने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देती होती है, तो हमने वो नंबर के ऊपर लूप लगाया और हमने हर वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ली। देन हमने उन वैल्यूज़ के क्या किया, मैक्सिमम नंबर भी फाइंड कर लिया, उसका मिनिमम नंबर भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये क्या कर रहा था, उसने लिस्ट ली और उसने लिस्ट को लेके उसने पहले उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट किया, हमने नंबर्स लिए ना, उसने एक लिस्ट में कन्वर्ट किया, देन उसके ऊपर उसने काम किया है। नेगेटिव ये देखें यहाँ -5 था, उसने उसको एब्सोल्यूट लेके उसको +5 में कन्वर्ट कर दिया। फिर मतलब हमारी एक्सरसाइज थी, हमने एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है और हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, पहली वैल्यू भी हमने यूज़र से ली और वो यूज़र फ्लोटिंग वैल्यू भी डाल सकता है, हमने उसको प्रिंट करवा दिया। दूसरी वैल्यू भी हमने ली, उसको हमने प्रिंट करवा दिया। देन हमने यूज़र को ऑप्शंस पूछी हैं, हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाई हैं, ए सेलेक्ट करें ऑप्शंस को, 1 होगा एडिशन के लिए, 2 होगा सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, 4 होगा डिवीजन के लिए। फिर हमने चॉइस पूछी यूज़र से कि यूज़र चॉइस बताए, अगर यूज़र की चॉइस है 2 1 है तो वो सम करवा देगा दोनों का, अगर 2 है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करें कंडीशनल स्टेटमेंट एलिफ,
अगर 2 है तो वो दोनों का सब्ट्रैक्ट करवा देगा, अगर 3 है तो वो क्या करवा देगा, प्रोडक्ट करवा देगा, 4 है तो वो क्या करवा देगा, हमारे पास अंदर फिर एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लगे कि अगर तो वो आंसर जो है वो हमारा मतलब कि नंबर 2 जो है उसका आंसर जो रिमाइंडर है वो बच जाता है 0, तो हम कहेंगे कि 0 अलाउ ही नहीं है, ठीक है, डिवीजन में। सो हम यहाँ पे नंबर को कर देंगे, अदरवाइज हम करेंगे इनवैलिड चॉइस, ठीक है। हमारे पास ये लास्ट वन कैलकुलेटर का ही था। देन हमारे पास है सेकेंड असाइनमेंट, और सेकेंड असाइनमेंट हमारी है क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास अटेंडेंस यूजिंग अ लिस्ट। तो हमने ये स्टूडेंट है, हमने उसकी एक लिस्ट बनानी है और उसको प्रिंट करवाना है। तो हमने एक स्टूडेंट लिस्ट ली, अटेंडेंस लिस्ट की, और हमने क्या किया, उसकी प्रिंट करवा लिया अटेंडेंस, फिर हमने उसकी लेंथ देखी है, और वो स्टूडेंट की लेंथ है हमारे पास है 6। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया है, हमने लूप लगा के उन सारे स्टूडेंट्स के लेंथ को काउंट किया, ठीक है। हमने काउंट का वेरिएबल बनाया और हर दफ़ा वो लूप के चलने पर उसको आइट्रेट करता जाएगा, और हमें टोटल उसने बता दी 6। क्वेश्चन 2 है हमने यूनिक अटेंडेंस यूजिंग अ सेट। सेट वैसे भी यूनिक वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है, हमने इसके अंदर डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ रिपीट की है, जैसे हमने एमा को रिपीट किया, जॉन को रिपीट किया। लेकिन जब हमने इसको सेट के अंदर डाला है तो ये क्या करेगा, उसको यूनिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देगा। हमने उसकी लेंथ देखी और उसकी लेंथ पहले उसने क्या किया, हमने जब सेट में कन्वर्ट किया तो उसने उसको 4 कर दिया, उसकी लेंथ भी उसने यूनिक स्टूडेंट की लेंथ कितनी है 4 है, और उसने पहले उसकी वैल्यू उनके नाम प्रिंट करवा दिए लूप के थ्रू, और फिर उसकी हमने काउंट सेम यहाँ पे भी कर लिया। थर्ड वन हमारे पास है हमने परमानेंटली स्टोर करना अटेंडेंस को टप्पल के थ्रू, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसके अंदर टप्पल बनाया, उसके अंदर इन बच्चों के अटेंडेंस को हमने स्टोर करना है। तो हम इसको प्रिंट करवा देंगे, टाइप चेक करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गई थी, टाइप थी हमारे पास टप्पल की, और टोटल स्टूडेंट हमने चेक किए कितने स्टूडेंट है टप्पल में, तो लेंथ चेक की तो वो 4 है, और हर एक स्टूडेंट को हमने उनकी वैल्यू भी चेक कर ली। जब मैंने उसको अपडेट करने की कोशिश की तो वहाँ पे मुझे फ़ौरन टाइप एरर का एरर आ गया था। क्वेश्चन फोर्थ है जिसमें हम काउंट अटेंडेंस यूजिंग अ डिक्शनरी। अब हम इसमें डिक्शनरी के थ्रू स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, हमने जॉन के 2 दफ़ा आया हुआ है, एम्मा भी 2 दफ़ा आया हुआ, 1 है और सोफिया 1 है, और हमने अटेंडेंस लिस्ट के थ्रू उसकी टाइप पहले चेक की, फिर हमने लेंथ देखी, फिर हमने उनकी कीज़ की वैल्यू निकाली, वैल्यूज़ देखी और आइटम्स देखी, और फिर हमने उनके टोटल काउंट चेक किए। तो पहले वही आ गया हमारे पास, वो कीज़ हमारी कौन सी थी जॉन, और वैल्यूज़ कौन सी थी हमारे पास 2 2 1 1। हमने सेपरेट सेपरेट हर चीज़ को आइडेंटिफाई किया, और फिर आइटम्स के थ्रू हमें एक एक पेयर हमें बना देगा, उसकी की उसकी वैल्यू, उसकी की उसकी वैल्यू, एंड देन हम उसका अकाउंट वगैरह चेक कर लेंगे। दिस इज़ आवर सेकेंड असाइनमेंट। एंड थर्ड असाइनमेंट है हमारी बुक से रिलेटेड। वही हमने एक क्लास बनानी है बुक की, उसके अंदर बुक का टाइटल होगा, ऑथर होगा, उसके पेजेस होंगे, और हमने उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट करवानी है। सो हमने उसका मेथड क्रिएट कर लिया गेट इन्फो का, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और उसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन दी, और हमने उसको इन्फॉर्मेशन को प्रिंट आउट करवा लिया। क्वेश्चन 2 था हमारा, हमने एक क्लास क्रिएट करानी है पर्सन की, और ये पर्सन का नाम है, एज है, उसकी इन्फॉर्मेशन है। देन हमने क्लास क्रिएट की स्टूडेंट की, स्टूडेंट का फिर हमने क्या किया, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, और उसके अंदर हमने आईडी डाल दी स्टूडेंट की, और उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा दी, और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स बनाए, और देन क्या किया, उसकी इन्फॉर्मेशन को हमने प्रिंट आउट करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसमें हमने फ़ाइल को हैंडल करना है। हमने एक फ़ाइल को राइट करना है, हमने उसके अंदर राइट करवाने के लिए हम पहले यूज़र से स्टूडेंट का नाम पूछे, सॉरी, स्टूडेंट का नाम पूछेंगे, उसका स्कोर पूछेंगे, उसको उस फाइल के अंदर हम क्या कर देंगे, राइट करवा देंगे, और हम 5 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, और उसको हमारे पास उसके बाद हम रीड मोड में उसी स्टूडेंट वही फाइल को रीड करके 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट का डाटा चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हम एक स्टूडेंट रिकॉर्ड की क्लास बनाते हैं, उसमें हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर अभी हमने अरे खाली रखी है, ठीक है, हमारी सॉरी लिस्ट है। हमने क्या किया, हम वो यूज़र से पूछेंगे, यूज़र से स्टूडेंट का नाम पूछेंगे, स्टूडेंट के स्कोर पूछेंगे, और फिर हम उसको अपेंड करवाते जाएंगे लिस्ट के अंदर। तो एक एक करके हमारी लिस्ट के अंदर वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हमने उस रिकॉर्ड को हमने क्या करना है, उस जो रिकॉर्ड हमारा सेव हुआ है हमने उसको राइट करवा देना है फाइल के अंदर। हम क्या करेंगे, नेम और स्कोर को लेंगे, और सेल्फ जो स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर से हम उसको उसके अंदर रखवा देंगे, और देन हम उस रिकॉर्ड को रीड मोड में प्रिंट आउट भी करवा लेंगे। हमने उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको प्रिंट हुआ, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन भी आ गई। इसमें हमने फाइल हैंडलिंग और हमने दोनों इकट्ठा कंसेप्ट को यूज़ किया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देख रहे हैं। इसमें हमने फ़ाइल को ओपन किया, वो फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कंटेंट हमने रीड किया और प्रिंट करवा दिया। क्योंकि फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो इसलिए हमने क्या किया, उसका हमने एक एक्सेप्शन के अंदर उसके प्रिंट मैसेज करवा दिया। एल्स के अंदर हमने अगर फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो हमने प्रिंट करवा दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है।
तो फाइनली के अंदर ये तो एग्जीक्यूशन, ये तो चलना ही चलना है, तो हमने यहाँ लिखा एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज कंप्लीट। हमने क्या किया, हमने फाइल को रीड मोड पे ओपन किया और हमने एक फ़ाइल के अंदर डाटा लिखवा दिया। एंड देन हम उसी फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं और उस फाइल को, कंटेंट को हम प्रिंट आउट करवा रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेशन।